स्टूडेंट्स, मैं अंचल है यानी एडी सर टाइटम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। कल जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टार्ट करना था, यूनिट एंड डायमेंशन पूरी कर ली थी। तो मुझे लगता है वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, जब अपन इसके बाद में आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, वो आती है एडिटिविटी। अब इस एडिटिविटी का क्या मतलब है? एडिटिविटी का मतलब बड़ा सिंपल है कि चार्ज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड एज रियल नंबर्स। यानी कि अगर बेटा मेरे पास कोई बॉडी है जिसके पास, मान लेते हैं कि यहां -10 कूलाम का चार्ज है, यहां 2 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, और 1 कूलाम का चार्ज यहां रखा हुआ है। ये 3 जगह चार्ज रखे हुए, -10 कूलाम, 2 कूलाम और 1 कूलाम, ठीक है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज में ये चार्जेस कहां रखे हुए उसका कोई मतलब नहीं है। बस आपको तो ये करना है कि साइन के अकॉर्डिंग चार्जेस को जोड़ना या घटाना है। जैसे अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 -10 -7 कूलाम, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। एडिटिविटी के बाद में बच्चों जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, वो आती है इनवेरियंस। क्या आती है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब ये इनवेरियंस किस चिड़िया का नाम है? इनवेरियंस का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई बॉडी है, इसके पास एग्जांपल मान लेते हैं कि इसके पास 10 कूलाम्ब का चार्ज है, ये रेस्ट की कंडीशन में। अगर ये चलना शुरू कर दे तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इनवेरियंस ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि बॉडी एट रेस्ट एंड बॉडी एट मोशन हैज सेम चार्ज। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या चल रही है, उससे उसके चार्ज पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज अनअफेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो इनवेरियंस के लिए आप ये कह सकते हैं कि चार्ज एट रेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज एंड इन मोशन। यानी कोई बॉडी चल रही है तो उसका चार्ज या रुकी हुई बॉडी का चार्ज बराबर होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। इनवेरियंस और एडिटिविटी के बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जिसको आप बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। कंजर्वेशन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही घटाया, ना ही खत्म किया जा सकता है। जब आप किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं, अगर मान लीजिए इस डस्टर के ऊपर 10 कूलाम का चार्ज है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बॉडी होगी जिसपे -10 कूलाम का चार्ज है। या तो इसने एयर से लिया होगा या फ्रिक्शन के दौरान किसी दूसरी बॉडी से लिया होगा। मतलब सरल भाषा में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। चार्ज ना तो बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बाद में आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जहां से हमारे क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड्स में। वो प्रॉपर्टी कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अगर आप इसको बेसिकली समझें कि मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स में काम करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लेते हैं, है ना। तो यानी आप इलेक्ट्रॉन्स में ही पूरा काम कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये बॉडी है मेरे पास, अगेन घूम फिर के मेरे पास ये डस्टर है, इसलिए मैं इसी का एग्जांपल बार बार लेता हूं। तो ये डस्टर है आपके पास, अगर हमें इसको चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा? पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। अब कितने निकाल सकता हूं? 1 निकाल लो, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, या 10, 10,000 करोड़, कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जितनी इसकी लिमिट है उसमें, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको किसी बॉडी को करना है चार्ज, तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड। तो इस रजिस्टर को अगर हमें 10 कूलाम का चार्ज देना है तो हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, +10 -10 में इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकालने और देने का जो सिलसिला है, ये किसी एक नंबर में हो सकता है। मतलब आप किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो,
2 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, करोड़ दे सकते हो, लेकिन पॉइंटों में नहीं दे सकते। पॉइंटों का मतलब मैं किसी को आधा इलेक्ट्रॉन काट के नहीं दे सकता, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी बॉडी के टोटल चार्ज को, ध्यान से समझना, किसी भी बॉडी के टोटल चार्ज को यदि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करता हूं तो मुझे एक कंप्लीट नंबर मिलेगा। कंप्लीट नंबर मतलब पूरा इंटीजर मिलेगा। पॉइंट्स में आंसर नहीं आ सकता, इसमें पॉइंट्स में आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कई अगर अपन जो अपने को न्यूमेरिकल में डाटा दिया रहता है कि किसी बॉडी पे फलानी बॉडी पे फलाना चार्ज है, उस फलाने चार्ज को जब अपन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं तो हमें पॉइंटों में आंसर मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं आपकी बुक्स में, या वो प्रैक्टिकली नहीं किए जाते, वो तो बस एक वैल्यू दे दी उन्होंने कि हाँ ठीक है 1 कूलम का चार्ज है, खत्म बात, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? तो ये आपकी कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर हम Q और E को डिवाइड करते हैं, मतलब किसी भी बॉडी के नेट चार्ज को यदि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया जाएगा तो एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं E को यहां से वहां मल्टीप्लाई कर दूं तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यहां पे n तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E हो गया चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E को अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी बॉडी को तो आपका कैसा रहेगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसमें से तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक हो गया। अगर जैसे इसी पर एक क्वेश्चन पूछे, जो कि बहुत बार आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में जो बोर्ड में आते हैं, छोटे छोटे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q कितना हो गया, 1 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1.6, और 10 जब ऊपर जाएगा, ये 10 की पावर -19 नीचे आया, और नीचे से जब ऊपर गया तो पावर पॉजिटिव होगी, 10 की पावर कितनी आ गई, 19, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 20। हटा दें, यही हटा दूं क्या, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 20। अब 16 से अपन इसको डिवाइड करें तो एक 0 यहां देते जाओ, तो ये आएगा आपके पास 625। कितना आएगा बच्चों, 625, और 10 इसमें से ऊपर से हमने 2 0 ले लिए तो पावर आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी, 18। यानी 1 कूलम के चार्ज के अंदर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे कैलकुलेशन एरर है, 18 के साथ 6.25 आएगा, 6.25 इंटू 18 आएगा। इसको आप चेक कर लेंगे, ये जो कैलकुलेटिव एरर्स हैं ये थोड़े बहुत है ना। तो आप यहाँ से जैसे जैसे इसको 10 देते, पहले 10 करेंगे, 10 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 100 करेंगे, फिर 1000 करेंगे, तो एक ना एक बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो मेरे हिसाब से इसका आंसर बनता है वो बनता है आपका कितना बन जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। जब आप 10,000 को 16 से डिवाइड करते हैं तो आता है 625। तो 10,000 के लिए मैंने यहां से 4 0 लिए, तो इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। एंड देन अगर हम इसको वो करें, क्या नाम, पॉइंटों में लिखना चाहें, जैसे बुक्स में लिखा जाता है, तो इसको कई बुक्स ऐसे भी लिखती हैं 6.25 इंटू 10⁻, यहाँ पॉइंट लगा दें तो वहां पे आप लोग 2 और ऐड कर देंगे तो 10 की पावर, मैं दिख तो रहा हूं यहाँ पे, सॉरी बोर्ड से ज्यादा नीचे कई बार मैं भूल जाता हूं बेटा, ठीक है। इसको कई बुक्स में आपको इस तरह से लिखा देखेंगे आप, 6.25 इंटू 10⁻18। दिख तो रहा है ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपसे कितने भी कूलम का चार्ज पे ये पूछा जाता है, n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है बोर्ड्स में कई बार पूछा गया। और आपके जो ये आपके नेवी एयरफोर्स के जो एग्जाम होते हैं जिनके अंदर बेसिक लेवल की फिजिक्स आती है जनरल साइंस के तौर पे, उसमें भी कई बार पूछे थे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है कितना, 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। या 625 इंटू 10⁻16 याद रख लो, या ये याद रख लो। ज्यादातर बुक्स में आपको ऑप्शंस में भी ये दिया था, बुक्स में भी यही वैल्यू दी जाती है पॉइंट्स वाली, ठीक है। बाकी दोनों का मतलब सेम है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई
कि 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है, हमको उससे छोटी यूनिट काम में लेनी पड़ती है। यही कारण होता है छोटी यूनिट्स काम में लेने का, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं 1 कूलाम के ऊपर। ठीक है, चलिए फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही एक सब टॉपिक आता है, इफेक्ट ऑन मास। ध्यान से सुनेंगे आप, क्या आएगा? इफेक्ट ऑन मास ऑफ बॉडी ड्यू टू चार्जिंग। अब इसका क्या मतलब है? अगर बच्चों हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो हम या तो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो क्या उसके मास पे फर्क पड़ना चाहिए? डेफिनेटली पड़ना चाहिए। आप किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उसमें एलिमेंट्री लेवल पे फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस पे क्वेश्चन क्या बन जाता है। जैसे एक तो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इस पे आपको, लेकिन न्यूमेरिकल को छोड़ के अगर मैं बेसिक क्वेश्चन की बात करूं, जैसे आपके कंपटीशन में जो एयरफोर्स नेवी वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिशन है उनके अंदर आ जाता है, बोर्ड्स में भी कई बार पूछ लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट बिकम्स हेवियर, लाइटर, रिमेन सेम एंड कैन नॉट बी सेम। जब भी आप किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं तो वो हो जाती है भारी, हल्की, सेम रहती है, या हम कह नहीं सकते। ये ऑप्शन हैं इसके, तो आप क्या कहेंगे? तो इसमें हम लोग कई बार इस जल्दबाजी में ये सोचते हैं कि यार पॉजिटिव मतलब बढ़ना, कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो हम सोचते हैं उसका मास बड़ा ही होगा, भारी होगी। लेकिन इसको एलिमेंट्री लेवल पे जाके सोचेंगे तो जब आप किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो हम उसे कुछ देते नहीं है, उससे लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी। यानी याद रखेंगे कि जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो हल्की हो जाती है, जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो वो भारी हो जाती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज से हल्की होती है और नेगेटिव चार्ज से भारी होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आप कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, कुछ दे रहे हो उसको, तो वो भारी हो जाएगी। ठीक है ना? अब कितनी हल्की और कितनी भारी, उस पर अगर न्यूमेरिकल बनना चाहें तो बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए उसको n इलेक्ट्रॉन्स दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? n। तो उसके मास में कितना आएगा? उसके मास में कितना इफेक्ट आएगा? मान लेते हैं डेल्टा m आया, तो डेल्टा m की वैल्यू होती है n मल्टीप्लाइड बाय me। यहां me क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है? हम लेक्चर के शुरू में या हमारे जो शुरू के वीडियोस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। 1.6 आई एम रियली वेरी सॉरी, प्रोटॉन का मास है। me की वैल्यू होती है आपके पास 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kgs। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको किसी बॉडी का चार्ज दे रखा है Q, किसी बॉडी पे चार्ज दे रखा है Q, और फिर आपसे ये पूछा जाए कि उसका मास पे क्या फर्क पड़ेगा, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से। क्वांटाइजेशन क्या कहता था? Q इज इक्वल्स टू NE, तो n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। ये वैल्यू में n की कई बार हम डायरेक्ट यहां काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? डेल्टा m की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन E मल्टीप्लाइड बाय ME। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे कई बार छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवा के बताता हूं आपको, ये आप उतार लेंगे वीडियो को पॉज करके। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास पॉलिथीन है। पॉलिथीन किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की। उसका कोई इश्यू नहीं है किसकी बनी हुई है। पॉलिथीन है, वूल है, ऊन का एक कपड़ा है और प्लास्टिक की एक थैली है। दोनों को हमने आपस में फ्रिक्शन करवाया। फ्रिक्शन करवाने की वजह से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन करवाने की वजह से आपकी जो प्लास्टिक वाली रॉड है उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा, उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसकी वैल्यू है -2 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 कूलाम। कितना कूलाम? -2 इंटू 10 रेज टू पावर -7 कूलाम। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी बॉडी का आपने जब पॉलिथीन को इतना चार्ज मिल गया, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मास ऑफ द पॉलिथीन।
तो मेरा पहला सवाल, क्या पॉलिथीन भारी होगी या पॉलिथीन हल्की होगी? बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो क्या होगा, आपकी पॉलिथीन थोड़ी सी भारी हो जाएगी। अब कितनी भारी हो जाएगी? तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई इंटू एम ई। बच्चों आपका क्यू कितना है? -2 इंटू 10⁻⁻⁷। ई कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एंड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहां माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी इसका मतलब मास बढ़ा है, मास इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है, मेरी नहीं है इतनी, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं। आप इसको कैलकुलेट करके मैच कर लेंगे। जो इसका आंसर आता है वो आपके पास आता है 11.38 इंटू 10⁻⁻, का आता है 19 kg। ठीक है, आया समझ में क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चन? क्वांटाइजेशन पे एक क्वेश्चन और करें, चलिए आप कहते हैं तो कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको क्वांटाइजेशन बताया, क्वांटाइजेशन पे 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आपका मुंह उतर जाएगा कि सर आपने तो क्वांटाइजेशन पे 2 ही क्वेश्चन कराया, अगर और आते तो बेटा मैंने आपको बताया चैप्टर खत्म होने के बाद मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा। चैप्टर चलते वक्त बीच बीच में हम लोग कम क्वेश्चंस करेंगे, 2-2 4-4 क्वेश्चन करेंगे, मतलब हर टॉपिक पे जो जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। और चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे 2 लेक्चर्स पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स पे ही, न्यूमेरिकल और जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उन पर होंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था आपका 2 मोल के हाइड्रोजन के अंदर कितना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है। पहला मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं आप लोगों को देखने। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज है, कितना नेट चार्ज है। तो आप लोग इसके लिए लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन करोगे कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे करके, वो कैलकुलेशन मुझे मालूम है इतने सब होशियार सब कर लोगे, लेकिन आंसर आपका आएगा जो आएगा गलत। क्यों गलत आएगा? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से ना, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 मोल हाइड्रोजन के पास कितना नेट चार्ज है। तो नेट चार्ज तो बच्चों 0 ही है, जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस ही है। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर जैसे 2 मोल का हाइड्रोजन है या कोई और चीज दे दी जाए आपको कि इस पर नेट चार्ज कितना है, 0, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 2 मोल की हाइड्रोजन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव तो है ही है, उसने पूछा कितना पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं अपन कैसे बताएंगे। 2 मोल का हाइड्रोजन से पहले हम चलते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, N मल्टीप्लाइड बाय E। अब बात आती है कि N कहां से लेके आए। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर कितने, मतलब हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2। ठीक है, H2 होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर। तो H2 में कितने होंगे, हाइड्रोजन के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में कितने हुए, 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि मुझे मालूम है न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स से आप लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, जबकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर ही न्यूमेरिकल्स में आएंगे। अगर समझ में आ गई तो मेरी बात को ध्यान से समझना। हाइड्रोजन को आप किस तरीके से डिनोट करते हैं, H2। ये 2 क्या बता रहा है कि उसके अंदर 2 एटम, मतलब 2 हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, और 2 ही प्रोटॉन्स हैं। हाइड्रोजन के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हीलियम में 1 होता है। पीरियोडिक टेबल मुझे याद नहीं है लेकिन तुम लोगों को याद होगी, फिर भी हीलियम हाइड्रोजन को मालूम है, हीलियम के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं H2 की बात करूं, इसके अंदर कितना होगा, अरे 2 होगा यार, क्यों घबरा रहे हो। हाइड्रोजन के एक एटम में अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स कितने हैं, 2। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब मेरे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 मोल है। कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो एक बात बताओ, ये तो तुम लोग सब केमिस्ट्री पढ़ते हो, सबको पता होगा मोल का मतलब क्या होता है। मैं चलो जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं, मैं एक बार पहले इसका मोल वाला कॉन्सेप्ट समझा दूं। ठीक है, हालांकि मेरी केमिस्ट्री इतनी ऐसी प्रदीप सर की है, फिर भी मोल का मतलब मुझे मालूम है। मोल का मतलब होता है कि जिस 6.023 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स का एक ग्रुप मिलकर एक मोल बनाता है। यानी जब इतने एटम इकट्ठे हो जाएंगे तब एक मोल बनेगा। यहां तुम्हारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2। ठीक है,
तो हाइड्रोजन के जब 2 मोल है, हाइड्रोजन का 1 मोल होता तो उसमें इतने एटम होते, तो 2 मोल में कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻23। ये तो हाइड्रोजन के 1 मोल के नंबर ऑफ एटम्स हो गए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर मेरे वापस बात आते हैं कि हमें तो चार्ज निकालना है। ठीक है, तो चार्ज के लिए हाइड्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2-2। ठीक है, तो 2-2 होते हैं, तो इतने एटम्स में कितने होंगे? एक एटम में 2 होते हैं, तो इसमें कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो n की वैल्यू आ गई। देन आपके q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनटू ये n की वैल्यू को e से मल्टीप्लाई कर दो। e की वैल्यू कितनी होती है? e की वैल्यू होती है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। ठीक है, एक प्रोटॉन का चार्ज। तो कितना आ जाएगा बच्चों? कैलकुलेशन है, सबकी स्ट्रांग होती है, करते रहना। मैं तो तुमको एक इसका फाइनल आंसर बताएगा, जो इसका फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो आएगा नियर अबाउट 0.38। 0.38 क्या था? इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 0.3852 इंटू 10⁻⁶ कूलम्स। ठीक है, कैलकुलेशन करके मैच कर लेना। हालांकि आप घबराए ना कि एग्जाम्स के अंदर इतने क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते जिनके अंदर इतनी टफ कैलकुलेशन होती है, जिसमें टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि एग्जाम्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका कैलकुलेटिव पार्ट चेक करने का नहीं होता, वो मैथमेटिक्स के पेपर का होता है। आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट चेक करने का होता है, तो उसमें कैलकुलेशन वो लोग सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि 10⁻⁶ को हम क्या बोलते हैं? मेगा। तो इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3852 मेगा कूलम भी कहा जा सकता है। एक हाइड्रोजन के 2 मोल के पास इतना चार्ज, इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। नेट चार्ज तो 0 है, अगर नेगेटिव पूछा जाता तो इतना नेगेटिव चार्ज होता। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो बताना, और बाकी जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मैं और डिस्कस करूंगा क्वांटाइजेशन के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कंप्लीट होती हैं। यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम लोग शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, यहां से मजा आएगा आगे। ठीक है, तो इस मजे को लेने से पहले एक बार मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इससे पहले का जितना भी है वो सारा रिवाइज कर लें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तब कूलम में मजा आएगा। ठीक है, तो मैं इस उम्मीद में कि आप लोग पहले का सब कुछ आता होगा, नहीं आता होगा तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर देना, पहले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, पहले कॉन्सेप्ट चार्ज के बेसिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए आते हैं कूलम्स लॉ पे। सबसे पहले कूलम था कौन? कूलम जिसने चार्ज की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब उसकी हिस्ट्री अपने को नहीं जाननी कि उसने क्या किया था, कैसे किया था। मिल्कन ऑयल एक्सपेरिमेंट हुआ था और कई ऐसी चीजें हुई थी जिनके बाद में ये सारा रिजल्ट निकल के आया था कि चार्ज ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, अब कूलम ने अपने लॉ में क्या कहा? कूलम ने 2 चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, कुछ बातें बताई थी। बड़े आराम से उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। कूलम के हिसाब से जैसे अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? मान लेते हैं R। 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो कूलम ने क्या कहा था कि इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी या रिपल्शन की होगी। अगर एक जैसे हैं तो रिपेल करेंगे और ऑपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा ये जो फोर्स होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है, वो कूलम के अनुसार, कूलम के हिसाब से किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी? पहली चीज, दोनों चार्जेस की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, कितने कितने कूलम के चार्ज हैं। तो उसने कहा कि द वैल्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मैग्नीट्यूड्स ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 और Q2 के। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ताकतवर ये फोर्स होगी। देन डिस्टेंस का भी रोल होता है। तो कूलम के हिसाब से कि अगर हम इसके डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कमजोर होगी। ठीक है, तो उसने पूरा जो अपना कैलकुलेशन करके बताया कि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां फिर एक क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बन जाता है? कूलम्स लॉ इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे ग्रेविटेशन आप जब 11th में आपको पढ़ाऊंगा
तो उसमें वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जब भी कोई चीज, तो वो आती है इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंतर्गत। तो मतलब कूलम्ब्स लॉ इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, क्लियर है ये दोनों बातें। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने इन दोनों को एक साथ रखा, F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है K। कांस्टेंट कौन सा आता है? K। अब मेरी बात को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सुनना। आप लोग शुरू से देख रहे हैं कि मैं Q1 Q2 के साथ मॉड का यूज दे रहा हूं। किसका यूज दे रहा हूं? मॉड का। बेटा बड़े ध्यान से सुनना। अगर न्यूमेरिकल में कुछ आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, उसके अंदर एक +2 कूलम्ब का चार्ज है, एक -2 कूलम्ब का चार्ज है, तो जब आपको उन दोनों के बीच में फोर्स पूछी जाएगा डिस्टेंस देके, गलती से भी +2 × -2 मत कर देना। चार्जेस का साइन नहीं कंसीडर करना है फोर्स का, क्योंकि साइन प्लस और माइनस जब लग जाएंगे तो वो डायरेक्शन बताएंगे, और डायरेक्शन हम लोग यहां पर सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन पे मैं भी नहीं आया हूं, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में आएगी इसकी। तो याद रखेंगे, अगर आपसे फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे चार्ज की, और वेक्टर फॉर्म में भी पूछा गया है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जो प्लस माइनस का साइन है वो अपने आप आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। जब मैं वेक्टर फॉर्म समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पॉइंट, इसको हल्के में मत लेना कि अमाउंट लगाया ठीक है, सर ने लगा दिया होगा स्टाइल मारने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, स्टाइल मारने के लिए नहीं है, ये लगेगा, ठीक है। आपको चार्ज हमेशा कैसा लेना है? पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव चार्ज इसमें नहीं कंसिडर करना है। अब बात आती है के की वैल्यू पे। के की वैल्यू कूलम्ब ने कैलकुलेट की 9 × 10⁻⁹ केवल और केवल किसके लिए? वैक्यूम के लिए। अब मैं यहां से इसको थोड़ा सा मिटा के ऊपर से ये आप वीडियो पॉज करके ये पूरा काम हम उतार लेंगे, इसके आगे चलते हैं। देखें, फॉर वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर के लिए के की जो वैल्यूज है उनके अंदर बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, मतलब बहुत, इसलिए हम उसको लगभग सेम मान के चलते हैं। क्वेश्चन में अगर वैक्यूम दे रखा है, एयर दे रखा है, तो उसके लिए हमें के की वैल्यू सेम लेनी है। कितनी लेनी है? 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू बड़ी आसान है, सबको याद रह जाती है। दिक्कत आती है इसके आगे, यूनिट। के की यूनिट बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, डायमेंशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो मैं यहां पर के की यूनिट पे आता हूं सबसे पहले। अब आप कहेंगे कि सर इतनी सारी यूनिट्स कैसे याद होंगी? तो मैंने वही डायमेंशन वाला रूल, कुछ शुरू के 10-12 यूनिट्स हैं उनको याद कर लो, कुछ शुरू के 10-12 डायमेंशन हैं उनको याद कर लो, बाकी फॉर्मूले से निकल जाएंगे। अब यहां देखो, के पे आते हैं अपन। बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है? अब ये मत कहना फोर्स की यूनिट नहीं मालूम तो आज ही पढ़ना छोड़ दो। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं फोर्स की यूनिट कितनी आएगी? न्यूटन में। यूनिट वाइज फॉर्मूले को बना देता हूं। के की यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, तो नहीं आ रहा। चार्ज की यूनिट कितनी होती है? कूलाम। तो कूलाम कितना हो गया? कूलाम मल्टीप्लाइड बाय कूलाम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। किसमें नापते हो डिस्टेंस? किसमें नापते हो भाई? हम तो मीटर में नापते हैं, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस आप किस में नापेंगे? मीटर में। यहाँ मीटर का स्क्वायर आ रहा है तो कूलम्ब मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि दिख नहीं रहा? अरे यार, एक तो छोटे छोटे बोर्ड्स में ये दिक्कत आती है। मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। फोर्स की यूनिट कितनी है बच्चों? न्यूटन। के की यूनिट तुम्हें निकालनी है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, तो कूलम्ब का स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो यहां से के की यूनिट कितनी आ गई? मीटर स्क्वायर यहां ले आओ, कूलम्ब यहां पे ले आओ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। एक एक यूनिट आ गई। मिटा दूं? समझ में आया? अब के की डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन भी फॉर्मूले से आ जाएगी या यूनिट से आ जाएगी?
मैंने आपको बताया कुछ 10-12 बेसिक जो आपको डायमेंशन है वो याद रखनी पड़ेगी। न्यूटन, न्यूटन बोले तो फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले पे जाओ बिल्कुल, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिख तो रहा हूं तुमको, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में नापते हो, केजी में नापते हो ना यार, तो मास के लिए सॉरी केजी नहीं, मैं मास की डायमेंशन की बात, मेरी गलती है इस बार। मास के लिए डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एम। एक्सेलरेशन अगर थोड़ा बहुत तुम लोगों ने 11th में कोशिश की होगी पढ़ने की, तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सी यूनिट काम में लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या काम में लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर यानी लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर यानी टाइम। तो ये फोर्स की डायमेंशन होगी। तो ये यहां पे क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन की जगह तो आ जाएगी फोर्स की डायमेंशन, एम एल टी -2। न्यूटन के बाद क्या आ रहा है, मीटर। मीटर में क्या नापते हो, मीटर में क्या नापते हो, लंबाई नापते हो शायद, तो यहां पर आ जाएगी एल स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर है तो इसलिए एल का स्क्वायर। कूलाम, कूलाम के लिए आप लोगों को हमने कल ही अपन ने कूलाम की डायमेंशन देखी थी। कूलाम की डायमेंशन कितनी थी बच्चा, 80, और यहां कूलाम की पावर कितनी है, -2। तो यहां पे ए के ऊपर भी -2 और टी के ऊपर भी -2। अब इसको बैलेंस कर दो, एम पूरी इक्वेशन में एक बार आ रहा है, तो दिख तो रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मैं मिटाता जा रहा हूं, तुम तो अपना वीडियो पॉज कर करके लिखते रहना, ठीक है। डायमेंशन ऑफ के में कितनी आ जाएगी, एम एल, दो बार तो यहां आ रहा है एल स्क्वायर, और एल कितना हो गया, L3, ठीक है। T -2, T -2 कितना हो गया, T -4, ठीक है, और A -2। कंपटीशन, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल के की यूनिट्स और के की डायमेंशन। और इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है, वो मैं भी चलूंगा उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से कूलम्स लॉ आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। अब के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 1/4πε0 वगैरह, वो सारी चीजें मैं अपने, क्योंकि वो इतनी छोटी नहीं है कि एक बार में खत्म हो जाए, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर और कोई डाउट होती है तो। ओके, बाय देन।